नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय ऑडियो बुक लाइब्रेरी पे। और दोस्तों, आज जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक भारत का संविधान। इसको हम शुरू करेंगे। इसका आज करेंगे हम फर्स्ट लेसन। आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट लेसन जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। इस लेसन को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका परिचय। ये पुस्तक संविधान की कार्यप्रणाली के बारे में लिखी गई है। आगे के अध्यायों में आप संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना। यानी हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं अभी इस परिचय में वो बताया जा रहा है। हमारे देश की सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उनके आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान होगा या सबको ज्ञान होगा। लेकिन इसके पहले कि आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें, ये समझना जरूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई है। अब इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? इस अध्याय में अध्ययन से आपको निम्नलिखित बातों का पता चलेगा। संविधान किसे कहते हैं? संविधान समाज को क्या देता है? संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है? भारत का संविधान कैसे बनाया जाता है? अब हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है? संविधान क्या है? इसके कार्य क्या हैं? समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है? हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है? इन प्रश्नों के उत्तर उतने आसान नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता है। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। जैसा कि हमने कहा था कि हम इसमें सिर्फ रीडिंग करेंगे, तो हम किताब से इसको रीड कर रहे हैं और जो मतलब मेन टॉपिक हैं वो बताएंगे। ये भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। मतलब उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं। उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। उनमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। वे और आधारों पर भी भिन्न हैं। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं। उनकी भिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग शौक हैं और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है। उनमें कुछ गरीब हैं, कुछ लोग बूढ़े तो कुछ जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है। जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखनी है, लिहाजा कितनी संपत्ति रखने की इजाजत होनी चाहिए, माफ कीजिएगा। क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है या यह फैसला माता पिता पर छोड़ देना चाहिए? इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए? क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए? भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी भिन्नता के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं। उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या करना चाहिए? इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। इस समूह को ऐसे नियमों क्यों चाहिए? कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किसका किस चीज़ पर अधिकार है। किसी भी समूह का सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हैं ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन यह नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन
उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास ना हो तो दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि इन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी लोगों को विश्वास हो जाता है और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा ना होने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। तो इसमें कुल मिला के यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि संविधान क्या है। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों को एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय, विश्वास बना रहे, है ना। तो यही है संविधान, जो हमारी लास्ट की परिभाषा है इसमें, कि संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध करवाए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। तो आपको इसमें कई सारी चीजें मिलेंगी संविधान के बारे में, है ना, तो उनको हम लोगों ने आगे पढ़ते हुए चलना है। निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टताएं। संविधान के कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्धारण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हो और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है। पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। आपको कुछ नियम बनाने की इच्छा है, आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें नियम बनाने की इच्छा है, लेकिन दूसरे लोग नंबर 2 नियम बनाना चाहते हैं। फिर यह कैसे तय किया जाएगा कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन हो। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन इन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए। अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासन होना है या शासित होना है या शासन करना है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। संविधान इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। वह समाज की शक्ति के समूह वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। कानून और बनाएगा, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय लेने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया है। लेकिन लोकतांत्रिक संविधान में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि ये मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है तो सब प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं कि जनता निर्णय कैसे लेगी। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत बनना चाहिए। प्राचीन यूरोप की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों का वोट होना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए। लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हों। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे हैं इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार होती है। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है
कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। अब सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित हैं। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म की रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं हैं, या किसी विशेष समूह, धर्म, जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और धर्म जाति के लोगों को सदैव एक दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा, या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाजत दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको ये कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे, यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो उस विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। अतः संविधान का दूसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों को लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिक के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और सरकार कभी भी उनका उल्लंघन न कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है और संविधान को परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें से अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। अधिकतर पुराने संविधान में केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करते हैं जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य की अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान में इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयां हों, वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं, वरन वहां सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे वह असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सकें। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो। यदि ये हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वो इस लक्ष्य को
प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। दक्षिण अफ्रीका नस्ली भेदभाव से पुराने इतिहास का उदाहरण है। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि वह नस्ली भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं को पिटारा है। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक चीज़ों और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। भारतीय संविधान सरकार को यह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वो कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसा सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और ये संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। संविधान का चौथा काम यह है कि वो सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान। संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है, वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सकें। दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार के अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। वह यह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाए। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। राष्ट्रपति की बुनियादी पहचान। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनाने के पहले हमारी अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं को प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, अब शायद यह संभव हो सकता है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार कर दिए गए हैं। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार के प्रक्रियाएं दिखाई देंगी, लेकिन हमें
काफी कुछ साझा भी हैं। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारों को संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं, लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। ज्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। ये किसी राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाते हैं। संविधान की सत्ता। हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकतर समाजों में एक संविधान होता है, लेकिन संविधान के बारे में हम 3 और प्रश्न कर सकते हैं। अब ये क्या क्या है कि संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है, क्या संविधान न्यायपूर्ण है, ये हैं 3 प्रश्न। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम इसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देशों जैसे इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों का एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसको मतलब जो है देश के लोग या सरकार बनाती है। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात यह सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव पड़ता है। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर है। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सामाजिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। विश्व की सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को
बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यदि यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता था। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया, जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय नेताओं और सहमति के समर्थन पर आधारित था। लोगों ने उसके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया। अतः संविधान बनाने वाले का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। संविधान के मौलिक प्रावधान। एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों के समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दे दी गई हो, वहां अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वह संविधान के प्रावधानों का आदर करें। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से समाज को छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। यदि कोई समूह यह महसूस करेगा कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श प्रारूप को स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध करवाता है। आप इस विचार को प्रयोग में लाएं कि स्वयं अपने से ये प्रश्न पूछिए, समाज को कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए जिनसे सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मोटे तौर पर कहें तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक ना एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप इस प्रश्न का हाँ में उत्तर देने की स्थिति में होने चाहिए। अब नेपाल का संविधान। निर्माण का विवाद। संविधान बनाना कोई आसान और सुगम कार्य नहीं होता। माफ कीजिएगा, दोबारा लेते हैं हम। निर्माण का विवाद। संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण लें। 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। 1948, 1951, 1959 और 1962 और 1990 में। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रहीं। पिछले 10 वर्षों में नेपाल में देश की सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिए समस्तर राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। उसमें प्रमुख मुद्दा यह था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करने और नेपाल में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के पक्ष में थे। कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मानववादी जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। अनंततः जो प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार्य थी। इस प्रकार इस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन ली।
अब सभी पक्ष यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि एक संविधान सभा का गठन किस प्रकार होगा। संघ या राज्यों की सरकार के कर्मचारियों द्वारा सैन्य कानून के दौरान यह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कार्य लिए जाते थे। अनुच्छेद 33 और 34 संसद को यह अधिकार देता है कि ऐसे कार्यों के लिए वह कर्मचारियों का संरक्षण कर सके। इस प्रावधान से संघ सरकार की शक्ति और भी बढ़ जाती है। सैन्य बल विशेष शक्ति कानून, ऑर्डर्स पेनल डावर्स एक्ट, ऑर्डर फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है ये, माफ कीजिएगा, इन्हीं प्रावधानों के आधार पर बना है। कई अवसरों पर इस कानून के कारण लोगों और सैन्य दलों के बीच तनाव उत्पन्न हो चुका है। अब चलते हैं संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा, इस अगले टॉपिक पर। आइए शुरू करें। संविधान को जनता नहीं, पराया एक छोटा समारोह, एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट कर ना सके। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। ऐसा करने के लिए शक्ति को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट देता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्थाएं उसके अतिरिक्त अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेंगी। अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने का इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलेपन का संतुलन होना चाहिए, जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों से अनुकूल अपने को ढाल सके। ज्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं और दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान न दे सकेगा। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। आप भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को 9वें अध्याय संविधान एक जीवन दस्तावेज में हम महसूस करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना को हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठाकर संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु हो और जनता का आदर प्राप्त करेगा। इस व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकता। अतः यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी संविधान की सत्ता मान्य है, आप अपने से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। 3 प्रश्न क्या होंगे? क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया वे विश्वसनीय थे? इस प्रश्न का उत्तर इसी अध्याय में आगे मिलेगा। अच्छा, दूसरा क्या है? क्या संविधान ने सुनिश्चित किया था कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान न हो? और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान सबको कुछ ऐसा कारण देता है कि वो संविधान का पालन करें? इस पुस्तक के अधिकतर हिस्से में इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है। क्या संविधान लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का पिटारा है? संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं। भारतीय संविधान में न्याय की बुनियादी सिद्धांत क्या हैं? इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे या हम देखेंगे। तो आइए अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान कैसे बना? भारतीय संविधान कैसे बना? औपचारिक रूप से यह संविधान सभा ने संविधान को बनाया
जीत भारत को निर्वाचित किया जा सके। इसकी पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक हुई इसकी 9 दिसंबर 1946 को, और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभा में एक सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिससे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गईं। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतीय विधान सभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और उसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अध्याय के पिछले भाग में उन 3 कारकों पर प्रकाश डाला गया है जो संविधान को प्रभावी और सम्मान के योग्य बनाते हैं। भारतीय संविधान इस परीक्षा में किस हद तक कामयाब हुआ? आस्था का प्रतीक। संविधान सभा के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ऐसे संविधान सभा की मांग उठ चुकी थी। इसकी प्रतिध्वनि हमें संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 9 दिसंबर 1946 के अध्यक्षीय भाषण की सुनाई देती है। महात्मा गांधी के कथन को याद करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि स्वराज का अर्थ है जनता के द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त उनकी इच्छा। उन्होंने कहा, देश में राजनीतिक रूप से जागरूक सभी वर्गों में संविधान सभा का विचार एक आस्था का प्रतीक है। संविधान सभा का स्वरूप कैसा था? अब देखिए, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उससे से ज्यादा प्रतिनिधि परख बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। सभी धर्म के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में उस समय के अनुसूचित वर्गों के 26 सदस्य थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और उसे 82% सीटें प्राप्त थीं। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं के
की नुमाइंदगी थी। आगे चलते हैं। संविधान सभा के कामकाज की शैली। संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों को विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों, वहां यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व न करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्रायः मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत, राज्यों के बीच ऐसे संबंध होने चाहिए, न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद हैं। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। यह प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का था, जिसका अर्थ यह है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। सदस्यों की इस पर वाद विवाद आवश्यक नहीं माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुआ। इस सभा में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप कुछ और नहीं हो सकता। संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वो सार्वभौमिक हित का काम कर रही है। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिए। अपने सोच के पक्ष में दूसरों से संपूर्ण संवाद स्वार्थ या संकीर्णता से ऊपर उठा देता है। संविधान सभा में हुई चर्चा की मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई है और हर अनुच्छेद को लेकर जैसी विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई है, वह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे सामाजिक ढंग से सामने लाती है। यह बहसें भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से है। अच्छा, अब आगे चलते हैं कार्यविधि। संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक या महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थीं। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल, मौलाना आजाद या अंबेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे में समान नहीं थे। अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी जी के कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम करने का आरोप लगाते थे। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सब ने एक साथ मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हों या कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में न हो। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके ही लिए गए। ऐसे अवसरों पर भी हर सरकार का ध्यान रखा गया और हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। लिखित रूप में उनका जवाब दिया गया। 2 वर्ष और 11 महीने की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली। इसके सत्र अखबारों और आम लोगों के लिए खुले हुए थे। अब
आगे आएगा हमारे पास राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बना। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वो सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप से आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे, जैसे भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए आदि। इन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान में अंतिम रूप प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा जाता है वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उनका सारांश है। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनीन पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया। अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं के भूल भुलैया में नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने के नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करे। संस्थागत व्यवस्थाएं। संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत यह रखा गया है कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान सभा में शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार विमर्श किया। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया, जो एक और विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण करती थी। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु क्या थे? भारत की स्वतंत्रता, संप्रभु गणराज्य हैं। भारत ब्रिटिश अधिकार हमें आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों को प्रयोग और कार्यों के संपादन करेंगी और संघीय सरकार को नहीं दी गई। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा जिसके संविधान की समस्त नीतियों और सत्ता का स्रोत जनता है। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा।
शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया। यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी था। अतः उन्होंने विभिन्न देशों में अनेकों प्रावधानों को भी लिया, लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप है। यह भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व के सर्वोत्तम चीज़ों को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया। और अब आगे चलते हैं, विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान क्या क्या हैं। ब्रिटिश संविधान से हमने सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला लिया। सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष और पद को उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि, तो ये सब ब्रिटिश संविधान से लिया। अब अमेरिका का संविधान, मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये अब आयरलैंड का संविधान, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। फ्रांस का संविधान, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। और कनाडा का संविधान एक अर्ध सत्तात्मक सरकार की स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघर्षात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शासक की का सिद्धांत। और अब चलते हैं अंतिम कि इस पाठ का क्या निष्कर्ष है। ये संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि वे देश को एक ऐसा संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया था। यही वो कारण है जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया संविधान न केवल अस्तित्व में है बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी है, जबकि दुनिया के अन्य अनेक संविधान कागजी पोथों में ही दबकर रह गए हैं। भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है जो अन्य अनेक देशों, खास तौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हो गया। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि एक ऐसा संतुलित संविधान बनाया जाए जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त या कामचलाऊ व्यवस्थाएं मात्र न हो, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संजोए रख सकें। आप पुस्तक के शेष भाग में इन व्यवस्थाओं के बारे में हम पुस्तक में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये अध्याय जो है यहीं पर समाप्त होता है और ये वीडियो भी हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हैं, आप लोगों के प्यार से ही हमें बल मिलेगा, तो प्लीज़ इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। और अलावा इसके किसी बुक को आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे अपलोड करूँ, आपको अभी ज़रूरत हो उसकी, तो आप वो भी बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो अपलोड की जा सके। ओके दोस्तों, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।